दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत और चाइना के संबंधों को समझेंगे। ठीक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आज हम भारत और चीन के संबंधों को देखेंगे। सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों ही देशों के रिलेशंस की, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दोनों ही देशों में एक समानता ये है, एक बहुत बड़ी समानता, कि दोनों ही देशों की जो सभ्यताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन रही हैं। दोनों ही देशों की जो सभ्यताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन रही हैं। कहने का मतलब है कि भारत में भी बहुत पुराने समय में ही सभ्यता विकसित हो चुकी थी। लाइक आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना है। आपने देखा है कि गंगा घाटी में कई सारे, जो गंगा की घाटी रही है, जो ये मैदानी इलाका रहा है, यहाँ पे कई सारे शहर विकसित हो चुके थे आज से 2000 साल पहले ही। उसी तरह चाइना में भी एक जो सभ्यता रही चाइना की, वो भी बहुत ज़्यादा प्राचीन सभ्यता रही है। अब यहाँ पे हम सभ्यता पर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जो अमेरिकी, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी, ये जो आइलैंड, ये जो मतलब कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे प्राचीन समय में लोग आदिवासियों की तरह रहते थे। यहाँ पर कोई विकसित सभ्यता नहीं थी जैसे कि भारत और चाइना की रही थी। अफ्रीका की अगर हम बात कर लें तो अफ्रीका में भी ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी जैसे कि भारत और चाइना में विकसित सभ्यताएं रही थी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बिंदु ये होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही लंबे समय से, प्राचीन समय से एक विकसित सभ्यताएं दोनों ही देशों में विद्यमान रही हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत का उत्तरी एरिया है, यहाँ पर एक हिमालय पर की कई सारी रेंज जाती है, यहाँ पे कई सारे हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ जाती हैं। ये पूरी तरह भारत को चाइना से अलग करती हुई एक रेखा है। ध्यान से समझिए बात को। ये जो हिमालय पर्वत है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से पूरा लेकर, ये वैसे अफगानिस्तान से शुरू हो जाता है, तो पूरा का ये पूरा जो उत्तर पूर्वी, ये जो भारत है, इसके आगे तक ये रेंज जाती है। तो हिमालय पर्वत एक तरह से पूरी तरह बाउंड्री निश्चित करता है भारत और चाइना के बीच में, और इसका एक बड़ा रोल रहा है दोनों के रिलेशन में। और ऐसा भी माना जाता है कि इस हिमालय रेंज के कारण ही, अगर हम बात करें, तो चाइना और भारत के जो संबंध रहे हैं वो बहुत प्राचीन समय से कुछ खास संबंध नहीं रहे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें, डायरेक्टली देखा जाए, तो क्योंकि एक एक रेखा पूरी तरह भारत और चाइना को अलग करती थी, इस कारण से हम देखते हैं कि भारत और चाइना के बीच में प्राचीन समय में कोई खास रिलेशन नहीं थे। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर ये तिब्बत का एरिया होता है, और तिब्बत में से बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे वो भारत में आया करते थे। लेकिन यहाँ पे ये तिब्बत का रीजन था और बौद्ध भिक्षु वगैरह ही मेनली आते थे। कुछ लोग व्यापार वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत आते थे। कई सारे दर्रे रहे थे बीच बीच में, हिमालय की रेंज में कई सारे दर्रे जगह थी, घाटियाँ थी, जहाँ से कुछ लोग व्यापार करने भी थोड़े बहुत आ गए, या कुछ बौद्ध भिक्षु स्पेशली आ जाते थे। तो जो मेनली चाइना था, चाइना तिब्बत के बाद शुरू होता है। ठीक है, तिब्बत जो बगल में भारत के एरिया है वो तिब्बत था, और असली जो चाइना है वो मतलब तिब्बत के बाद शुरू होता है। तो एग्जैक्ट चाइना के साथ कोई खास रिलेशन भारत के नहीं रहे थे। अब आज़ादी के बाद अगर हम बात करें 1947 की, तो जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय भी भारत के चाइना के साथ कोई संबंध नहीं होते हैं। औपचारिक रूप से, ऑफिशियली देखा जाए, कागजों में देखा जाए तो थोड़े बहुत संबंध दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होते, कोई खास संबंध नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो चाइना है वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। चाइना में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी, जो अलग अलग जो पार्टीज़ थी वो आपस में लड़ रही थी। स्पेशली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो राष्ट्रवादी पार्टी से, राष्ट्रवादी सरकार से संघर्ष कर रही थी। और अब इसी के चलते अब आगे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। देखिए 1911 में, जो 1911 की अगर हम बात करें, तो 1911 में ही चीन में एक क्रांति होती है जिसके तहत, चीन में जो राजवंश होता है उसका अंत कर दिया जाता है। ठीक है, जो राजतंत्र होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब अब कोई राजा नहीं रहेगा। अब जनता की सरकार की स्थापना की जाती है, गणतांत्रिक सरकार बनाई जाती है सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 के बाद चाइना में। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझ में आई, 1911, थोड़ा सा चाइना की हिस्ट्री को हम देख रहे हैं तो 1911 में सन यात सेन वगैरह के नेतृत्व में गणतांत्रिक सरकार बनाई जाती है, और एक क्रांति होती है, और क्रांति के जरिए चाइना में जो राजतंत्र होता है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन 1911 में राजतंत्र खत्म होने के बाद भी जो चाइना में जो सरकार बनती है वो अस्थिर रहती है। भले वो जनता की सरकार होती है, जनता के मेंबर्स होते हैं, काफ़ी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है और अस्थिरता, अनसस्टेनेबिलिटी बनी रहती है, अनस्टेबल रहता है चाइना का शासन।
ठीक है यहाँ तक। अब इसी बीच अब आगे चलकर हम देखते हैं कि चाइना में गृह युद्ध होना शुरू हो जाता है। और चाइना में दोस्तों एक मेन, अगर हम सरकार की बात करें तो 1911 के बाद जो मेन सरकार होती है चाइना में, वो होती है राष्ट्रवादी सरकार। राष्ट्रवादी सरकार का काफ़ी प्रभाव होता है चाइना के ऊपर। राष्ट्रवादी सरकार, आप नाम याद रख लीजिए, राष्ट्रवादी सरकार। अब जिस समय चाइना में एक दूसरी क्रांति होती है कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 1949 में, उस समय भी चाइना में राष्ट्रवादी सरकार की ही स्थापना हुई रहती है। राष्ट्रवादी जो पार्टी होती है उसी की सरकार चाइना में होती है। लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी इसके विरोध में कई सारे मतलब संघर्ष करती है, जिसके कारण राष्ट्रवादी जो सरकार होती है उसका शासन खत्म हो जाता है और एक क्रांति होती है जिसके तहत कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसकी सरकार चाइना में बन जाती है। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी। चीन में साम्यवादी दल की सरकार सत्ता में आई और 1 अक्टूबर 1949 को चीन के जनवादी लोकतंत्र की विधिवत स्थापना की गई। चांग काई शेक की सरकार मुख्य भूमि से भागकर ताइवान में चली गई। राष्ट्रवादी सरकार, यहाँ पे बात को समझिए। चाइना के अगर आप मैप को देखेंगे तो चाइना का एक जो विशाल जो भूमि है भारत से टकराती है, वो मतलब भारत से जुड़ी हुई है। और चाइना का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि भारत के साथ श्रीलंका का जुड़ा हुआ है ना, तो उसी तरह चाइना का एक छोटा सा हिस्सा ताइवान के रूप में यहाँ पर ऐसे आइलैंड के रूप में फैला हुआ है। एक्चुअल में क्या था, जब हम 1948 की बात करें, 1949 की बात करें, 1949 के आसपास की बात करें, तो चाइना में जो सरकार थी वो राष्ट्रवादी सरकार ही थी। दो पार्टियां मुख्य रूप से आप समझ लीजिए चाइना में, एक कम्युनिस्ट सरकार और एक कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी दल, और एक था राष्ट्रवादी दल। अब राष्ट्रवादी सरकार काफ़ी प्रभावी थी चाइना में। लेकिन 1949 आते आते जो कम्युनिस्ट सरकार थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका मतलब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है चाइना में। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, साम्यवादी दल जो होता है चाइना का, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है चाइना में। और संघर्ष के जरिए वो राष्ट्रवादी सरकार को एक तरह से मजबूर कर देता है कि वो पूरी तरह उसको ख़त्म कर देता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब हानि पहुंचाई जाती है साम्यवादी दल के द्वारा राष्ट्रवादी सरकार को। और जो राष्ट्रवादी सरकार होती है उसके जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो होते हैं चांग काई शेक। ठीक है, तो चांग काई शेक एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं राष्ट्रवादी सरकार के। और जब ये साम्यवादी दल से हार जाते हैं काफ़ी बुरी तरह, तब इनको भागना पड़ता है और भागकर ये लोग ताइवान चले जाते हैं। और आज आप देख सकते हैं ताइवान चाइना से एक अलग देश है। ठीक है, चाइना हमेशा कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, चाइना का एक हिस्सा रहा है, अभिन्न अंग है। लेकिन जो ताइवान है वो खुद कहता है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं हैं, हम स्वतंत्र देश हैं। और वो चाइना की सरकार को भी मान्यता नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि ताइवान में चांग काई शेक भागकर अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ताइवान और भारत के रिश्तों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं चाइना और भारत के रिश्तों की। तो यहाँ पर चांग काई शेक हो गया, राष्ट्रवादी सरकार हो गई, उनका रोल खत्म होता है। उनका रोल बस इतना था कि 1948-1949 के आसपास साम्यवादी दल और राष्ट्रवादी दल में चाइना में संघर्ष होता है, गृह युद्ध होता है, जिसमें साम्यवादी दल जीत जाता है। और 1 अक्टूबर 1949 को चाइना में साम्यवादी दल अपनी सरकार बनाता है और चीन को जनवादी लोकतंत्र घोषित कर देता है 1 अक्टूबर 1949 को। साम्यवादी दल के प्रमुख व्यक्ति थे उस समय माओ त्से तुंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1949 में चाइना एक राष्ट्रवादी लोकतंत्र के रूप में विधिवत चाइना की स्थापना की जाती है, जहाँ पर कम्युनिस्ट शासन होता है। अब क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार का शासन था चाइना में, तो लग रहा था कि भाई अब भारत के रिलेशन कुछ खास रहने वाले नहीं है चाइना के साथ। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं। क्रांति के पश्चात साम्यवादी चीन को मान्यता देने वाले आरंभ के कुछ देशों में भारत भी था। भारत ने 30 दिसंबर 1949 को साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि यह करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में आमूल क्रांति थी। इसके परिणाम स्वरूप एक स्थायी और लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। इसका हमारी पसंद या पसंद से कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए स्वाभाविक था कि हमने उस नई सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। अभी मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक बार आपको रीड करके बताऊं। देखो, फॉरेन पॉलिसी में क्या है, रीड करना आपके लिए ज़्यादा है, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ रीड करना पड़ेगा ताकि आपको सारी बातें मैं समझा सकूँ, सारी चीज़ें बता सकूँ। ओरली बताऊँगा तो आप लोग भूल भी जाएंगे, थोड़ा पढ़कर आपके माइंड में जाएगा कुछ चीज़ें।
तो इजी रहेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जनवादी चीन के प्रतिनिधित्व का पूरा समर्थन किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने एक पत्र में भारतीय राजदूत पणिक्कर, उस समय भारतीय जो राजदूत थे चाइना में पणिक्कर, उनको कहा था कि जब जब चीन में शक्तिशाली सरकार की स्थापना हुई तब तब उसने अपनी सीमाओं के विस्तार के प्रयास किए। यही प्रकृति एक नए गतिशील चीन में भी देखने को मिल रही थी। नेहरू ने यह भी कहा था कि चीन में जो क्रांति 1949 में हुई वह कोई राजमहल की क्रांति, पैलेस रिवॉल्यूशन नहीं थी, वह तो जनसाधारण के द्वारा समर्थित क्रांति थी। इसी कारण जैसा कि प्रोफेसर वीपी दत्त ने लिखा है, नेहरू ने चीन को की नई सरकार से मित्रता का आह्वान किया। नेहरू ने भारत की नीति को नई दिशा देकर यह अपेक्षा की कि चीन के साथ कोई संघर्ष नहीं होंगे, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। अब बात को समझिए। अब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया। अब कई सारे देशों ने चाइना की सरकार को मान्यता ही नहीं दी, कहा कि ये इलीगल गवर्नमेंट है। जैसे कि अमेरिका ने 20 सालों तक चाइना की सरकार को मान्यता ही नहीं दी, उसने चाइना को मान्यता ही नहीं दी। उसने कहा कि यहाँ पे कोई जो सरकार है वो इलीगल तरीके से रह रही है, इलीगल सरकार है, ये इसको हम मान्यता नहीं देंगे, ये कोई अच्छी सरकार है ही नहीं। और भारत ने तुरंत मान्यता दे दी। अब आखिर क्या लॉजिक क्या था भारत का, इसके पीछे क्या कारण था, इसको समझिए। देखिए, एक्चुअल में नेहरू जानते थे कि जो चाइना है ना, इसकी जो प्रवृत्ति है, नेहरू को इतना तो मालूम था कि चाइना की ये हमेशा से ये प्रवृत्ति रही है कि वो अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा। नेहरू को ये अंदाज़ा था। लेकिन नेहरू ने कहा कि जो विस्तार की जो नीति थी, अपने देश के विस्तार की जो नीति थी, वो तब होती थी जब राजा महाराजाओं का शासन होता था। लेकिन चाइना में जो शासन स्थापित हुआ है वो तो जनता के द्वारा समर्थित है, मतलब जनता ने क्रांति की है। तो यहाँ पर कोई राजा की कोई क्रांति तो है ही नहीं कि राजा ने शासन को पलट दिया और खुद एक राजा आ गया हो। तो नेहरू का मानना था कि चाइना में जनता के समर्थन से सरकार बनी है, और क्योंकि जब जनता अपनी सरकार के साथ है तो हम क्यों ना मान्यता दें सरकार को। तो नेहरू ने कहा, जब इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की पूरी जनता उस सरकार को मान रही है, एरिया वाइज अगर हम देखें, जनसंख्या वाइज देखें तो चाइना बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका से भी अगर हम देखें तो जनसंख्या और उसमें क्या कहते हैं, लैंड के मामले में अमेरिका से भी बड़ा माना जाता है चाइना। तो इस तरह से एक बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है। तो नेहरू ने कहा इतनी बड़ी जनसंख्या को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनता अपने देश के कम्युनिस्ट शासन को स्वीकार करती है, तो हम क्यों ना इसको मान्यता दें। नेहरू जी का ऐसा मानना था और नेहरू ने तुरंत इसको मान्यता दे दी। नेहरू ने कहा कि हम मान्यता ना दें या दें, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब लोग अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जब पूरे जो लोग हैं वो मान्यता देते हैं अपनी सरकार को, तो हम क्यों ना दें, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। और नेहरू जी को विश्वास था कि अब चाइना के साथ एक नए तरीके से हम संबंधों को स्थापित करेंगे, एक विश्वास बनेगा दोनों ही देशों के बीच, भारत और चाइना के बीच, जिससे कि दोनों जो भी गतिरोध होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। और नेहरू जी को इतना विश्वास था कि चाइना कुछ भी हो हम पे आक्रमण नहीं करेगा, एक दोस्ती बनाए रखेंगे। इतना विश्वास था नेहरू जी को, जो कि आगे चलकर हम देखते हैं गलत साबित होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। भारत ने अगर हम चीन और भारत के संबंधों की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत ने चाइना को तुरंत ही मान्यता दे दी। जब चाइना का गठन हुआ तो लगभग कुछ दिनों बाद ही, ठीक है, एक मतलब दिसंबर में ही चाइना को मान्यता भारत ने प्रदान कर दी थी। तो प्रारंभिक देश था भारत जिसने चीन को मान्यता दी एक देश के रूप में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता का भी पूरा समर्थन किया। अब इसके पीछे अगर आप लॉजिक को समझेंगे, क्या नेहरू जी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि चाइना कैसा हो सकता है, लेकिन लॉजिक नेहरू जी का बिल्कुल यही था कि उन्हें लग रहा था कि अगर हम चाइना के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो हमारी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और हम क्योंकि दोनों ही एरिया वाइज, जनसंख्या वाइज दोनों ही देश बड़े हैं, तो दोनों देशों को करीब आना जरूरी है। तो नेहरू जी पूरी तरह दोस्ती रखना चाहते थे, और उनको लग रहा था कि जब भारत इतनी अच्छाइयाँ दिखाएगा तो अगर कोई बुरा देश भी है बगल में तो वो सुधर जाएगा और वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ऐसा मानना रहा था। जहाँ तक मैंने इनको पढ़ा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पहले आप तिब्बत को देख लो थोड़ा सा। अब एक्चुअली मुझे मैप ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो मैप में बाउंड्रीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं। भारत के मैप में कई बार हम देखते हैं पीओके वगैरह को पाकिस्तान के हिस्से में दिखा दिया जाता है, चीन में बहुत सारे हिस्से को भारत का दिखा दिया जाता है। अब
कुल मिला के कैसा भी यहाँ पे एक मैप मिला है मुझे, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है ये मैप बाउंड्रीज के हिसाब से भारत के लिए। तो यहाँ पे अभी हम तिब्बत को देख लेते हैं, तिब्बत कौन सा एरिया है। तो यहाँ पे सफ़ेद आपको एरिया दिख रहा है, एक बड़ा सा ये सफ़ेद एरिया, तो ये तिब्बत है। और ये जो येलो है पूरा, ये चाइना रहा है, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें 1950 से, अगर आप पहले की बात कर लो 1950 से, तो सिर्फ हम चाइना को सिर्फ हम इतना ही देखते थे, जो ये पीला पीला आपको दिख रहा है येलो पोर्शन, यही चाइना था मेनली, और ये हम पूरी तरह इसको तिब्बत ही मानते थे। तो यहाँ पर आप एरिया देख सकते हैं तिब्बत का कितना बड़ा एरिया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से तो बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कि एक बहुत बड़ा एरिया तिब्बत का रहा था। तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये, बहुत बड़ा ही कहा जा सकता है। इसमें पाकिस्तान से डबल आप इसे कह सकते हो। एग्जैक्ट मुझे पाकिस्तान का वैसे एरिया नहीं पता, लेकिन हाँ डबल कह सकते हो आप। तो काफ़ी बड़ा एरिया था ये। और एक चीज़ दोस्तों मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, पहले हमारी जो बाउंड्रीज थी ना, वो तिब्बत के साथ लगती थी, भारत की बाउंड्रीज। तो हमारा जो अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, हमारा कोई संघर्ष भी होगा सीमा को लेकर, बाउंड्री को लेकर, तो वो तिब्बत के साथ होगा, ठीक है। चाइना के साथ था ही नहीं। बस ये जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर हो रही थी, लेकिन चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और फिर हम देखते हैं कि पूरा चाइना के साथ बाउंड्री हमारी लगने लगी, जिससे आगे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा। वैसे एक चीज़ याद रखना, जो बीच में स्टेट होता है ना, दो शक्तिशाली देशों के बीच में जो स्टेट होता है, वो एक तरह से बफर जोन का काम करता है, जो बचाने का, बीच बचाव का कार्य करता है। क्योंकि चाइना यहाँ पर है और भारत यहाँ पर, तो अगर तिब्बत होता तो भारत के लिए बहुत अच्छा था। क्योंकि हमारी जो, जैसे कि अभी नेपाल है, तो नेपाल भी एक छोटा सा देश है, जो कि थोड़ा सा बफर जोन की तरह थोड़ा सा काम करता है। तो बीच में देश होने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर बीच में एक देश होता है, तो ये वाला देश भी और ये वाला देश भी, दोनों ही देश बीच वाले को खुश रखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कभी भी दोनों दो शक्तिशाली देशों की बाउंड्री आपस में टच नहीं हो पाती या कोई संघर्ष नहीं हो पाता। लेकिन अब तिब्बत है नहीं, तो बाउंड्री टच हुई और लड़ाई हुई 1962 में। अब आगे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आप डिस्कस की जाएंगी। अब अगर हम बात करें भारत और चाइना के संबंधों की, तो भारत और चाइना के संबंधों को अगर हम देखें, तो बहुत सारी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। इसमें से एक सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सबसे पहले दिखाई देती है हमें, भारत और चाइना के जब रिलेशन शुरू होते हैं आज़ादी के टाइम पर, वो थी तिब्बत की समस्या। अब तिब्बत के बारे में मैं रीड कम करूँगा, पहले आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ें कैसे रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि तिब्बत एक पूरी तरह स्वतंत्र देश है। अगर हम लोग सोचते हैं कि यार तिब्बत तो पूरी तरह स्वतंत्र था, चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह इलीगल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि तिब्बत को ना, अगर हम बात करें तो 1911 तक, 1911 1914 तक ये मान लिया गया था कि जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में रहेगा। मतलब ये कहा गया कि तिब्बत जो है वो स्वतंत्र होगा, लेकिन हाँ, चाइना का उस पर थोड़ा प्रभाव रहेगा। चाइना की अधीनता में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तिब्बत को मान्यता दे दी गई थी। 1911 की बात कर लें, 1911 की, या 1914 तक की अगर मैं बात करूं, तो जब ब्रिटेन की जो सरकार थी भारत में, उसके बीच और चाइना के बीच और तिब्बत के अधिकारियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, लेकिन हाँ, तिब्बत एक स्वतंत्र देश की तरह कार्य करेगा, कुछ ही मामले चाइना के पास रहेंगे। अगर हम इससे पहले भी जाएं, तो तिब्बत वासियों का कहना है कि तिब्बत कभी भी चाइना का हिस्सा रहा ही नहीं। जो तिब्बत वासी हैं वो कहते हैं कि चाइना का हिस्सा कभी भी तिब्बत नहीं रहा। और हकीकत है, अगर हम इतिहास को देखें, तो लंबे इतिहास में हम देखते हैं कि कई बार जो मंगोल के शासक थे, चंगेज़ खान वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो चंगेज़ खान वगैरह ने, या जो मंगोल के शासक वगैरह थे, उन्होंने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया था, तिब्बत को भी अपने शासन में मिला लिया था। कई सारे कोरिया वगैरह के एरिया को भी मिला लिया था अपने साम्राज्य में। तो इस कारण से ये पूरा क्षेत्र एक हो गया था। तो ये दावा किया जाता है कि चाइना कहता है कि तिब्बत शासन के दौरान, एक लंबे शासन के दौरान चाइना का एक हिस्सा रहा था, लेकिन ये इलीगल तरीके से, जब राजा महाराजा थे तो कई बार कब्जा कर लिया गया, फिर स्वतंत्र हो गया कुछ समय बाद। तो यहाँ पे ये मिली जुली बातें रही हैं। कई बार जो तिब्बत था वो मंगोल साम्राज्य या चीन के साम्राज्य का हिस्सा रहा, लेकिन वो स्वतंत्र राज्य था। अब जैसे कि अब हमने देखा कि दूसरे क्षेत्रों पर कोई राजा आता है, वो अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, और बाद में वो वाला क्षेत्र आपसे छूट जाए। जैसे कि अशोक ने तो भाई अफगानिस्तान पर भी कब्जा किया था, और आगे चल के अफगानिस्तान छूट गया, अशोक के हाथों से निकल गया। आगे चल के दूसरे राजा आए तो उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये क्या है, था तो वो अलग ही टेरिटरी ना।
मतलब अशोक के टाइम पे 2000 साल पहले तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, लेकिन हम बाद में देखते हैं जो कि लंबे समय तक वो आज़ाद अलग रहा, स्वतंत्र रहा, तो इसलिए हमने उसे अलग ही मान लिया पूरी तरह, और वहाँ पे अलग ही संस्कृति या हर चीज़ अलग ही विकसित हो गई, तो वो अलग हो गया। तो यही हाल ऐसा आप तिब्बत के मामले में सोच सकते हैं कि तिब्बत एक अलग राज्य रहा था। अब हाँ, हालांकि कई बार चीन साम्राज्य का हिस्सा भी तिब्बत बना रहा। अब इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी के टाइम की बात कर लेते हैं, आज़ादी से थोड़ा सा पहले कॉलोनियल टाइम की बात कर लेते हैं। देखो 18वीं 19वीं 20वीं जो शताब्दी का टाइम था, इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटेन की सरकार थी जो कि इंडिया में थी, वो चाह रही थी, उसको लग रहा था कि जो रशिया है वो तिब्बत के रास्ते होकर या चाइना तिब्बत के रास्ते होकर भारत पर अपना कैप्चर जमा सकता है। तो इसलिए वो भारत की बाउंड्री को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि भारत उनके हाथों से ना जाए। इसके लिए वो हर जो मुमकिन कोशिश थी वो कर रहे थे वो। तो इसीलिए वो रशिया के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने चाइना और तिब्बत के साथ समझौता किया। समझौते में मतलब मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग वगैरह में यही तय हुआ आगे चलकर कि तिब्बत पर चाइना का अधिकार स्वीकार किया गया। बस शर्त ये थी कि चाइन जो तिब्बत था वो स्वतंत्र राज्य के रूप में उसे मान्यता दी गई थी। बस हाँ, प्रभाव रहेगा चाइना का, इतनी मान्यता रखी गई थी। अब आगे क्या होता है, आगे चलकर हम देखते हैं कि तिब्बत को चाइना के द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे चलकर हम देखते हैं चाइना को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग ऐसा होता है जिसको चाइना पूरी तरह अपने में मिला लेता है, इसको आंतरिक तिब्बत कहा जाता है। और एक भाग ऐसा होता है जो बाह्य बाह्य भाग होता है, मतलब जिसको चाइना मिलाता नहीं है अपने अपने में पूरी तरह। तो दो पार्ट्स में तिब्बत को आगे डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, तिब्बत जो चाइना के जो अधिकारी थे उनके द्वारा आज़ादी के टाइम, जब आज़ादी की बात की अगर हम बात करें 1950 के बाद की, तो नेहरू जी को विश्वास दिलाया गया था या भारत को विश्वास दिलाया गया था कि वो लोग कभी भी तिब्बत के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। चाइना ने विश्वास दिलाया था विश्व को कि चाइना कभी भी तिब्बत के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, स्पेशली भारत को। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, भी हम बात करेंगे डेट वगैरह की, तो जो चाइना होता है वो अपनी एक बड़ी आर्मी को तिब्बत में आक्रमण के लिए भेज देता है, पूरी तरह कैप्चर करने के लिए तिब्बत को अपनी आर्मी को भेज देता है तिब्बत में। तो इससे जो भारत होता है इसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, नेहरू जी को स्पेशली बहुत ज़्यादा एक तरह से धोखा फील होता है, क्योंकि नेहरू जी को लग रहा था कि अरे चाइना तो शांति से ही काम लेगा। जब तिब्बत भारत से मदद मांगने आया तो भारत ने प्रस्ताव रखा कि आप चाइना के साथ बैठकर शांति से बातचीत कीजिए, क्योंकि नेहरू जी काफ़ी प्रभाव में आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि भाई चाइना तो कभी आक्रमण करेगा ही नहीं। एक्चुअल में जो कि नहीं हुआ। चाइना तुरंत अपनी बात से मुकर गया। चाइना ने कहा हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम तो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसा चाइना ने कहा। और फिर इस तरह चाइना ने पूरी तरह तिब्बत पर अपना कब कैप्चर कर लिया, और यहाँ तक कि जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह का एरिया है इस पर भी चाइना अपना दावा करता है, नेफा नाम से इसको पुकारता है, जिसको साउथ तिब्बत कहता है। तो ये थी तिब्बत की समस्या, और यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा तिब्बत की समस्या क्या थी। अब मैं रीड करके आपको कई सारी बातें थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे समझाऊंगा कब, रीड मतलब कम समझाऊंगा, रीड ज़्यादा करूँगा, ताकि आपको कई सारी बातें पता चल सकें। बट यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको तिब्बत की समस्या समझ में आ गई। यहाँ पे तिब्बत की समस्या खड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत के साथ एक धोखा ये हुआ कि भारत से जो शांति वगैरह की बात की थी चाइना ने, उसको स्वीकार नहीं किया गया। तिब्बत में चाइना की आर्मी गई, उसने बहुत सारे लोगों का शोषण किया, अत्याचार किया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। तिब्बत में जाकर कई सारे हजारों लोगों को मारा गया। तो ये सारी चीज़ें की, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई इसी कारण से, क्योंकि भारत को धोखा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के बाउंड्री का जो बाउंड्री को लेकर जो विवाद है वो भी दिखाई देता है। तिब्बत विवाद दोनों देशों के बड़े विवाद का कारण है। इसके बीच इतिहास में छिपे हुए हैं। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल भरा है। कभी वो एक स्वतंत्र इलाके के तौर पर रहा है, तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्तशासी क्षेत्र में बदल दिया गया और बाकी इलाकों को इससे लगने वाले चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आगे चलकर तिब्बत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक आंतरिक तिब्बत और एक बाह्य तिब्बत। जो
एक्सटर्नल तिब्बत था, बाह्य तिब्बत था, उसमें उसे थोड़ी स्वतंत्रता दी गई और आंतरिक को अपने अंडर में पूरी तरह मिला लिया गया। संस्कृति वगैरह को सबको खत्म करके पूरी तरह चाइना बना दिया गया उसे भी। लेकिन साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज़्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जान गई थी। देखिए दोस्तों, 1959 में चीन के खिलाफ तिब्बत में एक विद्रोह किया जाता है जो कि असफल हो जाता है, और उस विद्रोह के दौरान ही जो 14वें दलाई लामा होते हैं तिब्बत के, दलाई लामा एक मुख्य व्यक्ति समझ लो जो तिब्बत पर शासन करता था, ठीक है। तो दलाई लामा जो व्यक्ति होते हैं 14वें दलाई लामा, वो भारत में शरण मांगने आ जाते हैं और फिर भारत एक बहुत अच्छा काम करता है, उनको शरण दे देता है, और शरण दे जहाँ पे उनको दी जाती है तो वहीं पर वो भारत में ही अपनी तिब्बत की सरकार जो कि निर्वासित सरकार है उसका गठन दलाई लामा के द्वारा किया जाता है। 60 और 70 के दशक की अगर हम बात करें, 1960 और 1970 के दशक की अगर हम बात करें, तो इस दौरान चीन की जो सांस्कृतिक क्रांति थी, मतलब चीन की जो संस्कृति थी उसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार होता है तिब्बत के अंतर्गत। तिब्बत की जो खुद की जो संस्कृति थी, जो बौद्ध विहार वगैरह थे, जो बौद्ध स्थल वगैरह थे, उसको नष्ट कर दिया जाता है। और माना जाता है कि हजारों, जब तिब्बत पर चीन का पूरी तरह शासन होता है, आक्रमण किया जाता है, तो उस समय हजारों तिब्बत वासियों को मारा गया था। इस प्रकार चीन ने तिब्बत की सांस्कृतिक धरोहरों को न सिर्फ नष्ट कर दिया बल्कि शक्ति और ताकत के बल पर तिब्बत पर अपना नियंत्रण भी कर लिया। ये तिब्बत के प्रति चीन की आक्रामक नीति का परिणाम है, जिसकी भारत और विश्व के कई देशों ने आलोचना भी की। भारत का आधिकारिक तौर पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों को चीन का हिस्सा मानता है। अगर हम आज के तौर पर बात करें तो आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें, ऑफिशियली कागजों में अगर हम देखें, तो आज भी भारत जो है वो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता है। जो तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है तिब्बत वासियों को, उसको चीन का हिस्सा मानता है। लेकिन हाँ, उस क्षेत्र को जो तिब्बत जहाँ पर थोड़ा स्वायत्तता दी गई है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई स्वायत्तता या कोई आज़ादी तिब्बत वासियों को नहीं दी गई है। लेकिन चीन दलाई लामा को चीन विरोधी और अलगाववादी कहता रहा है और उनके साथ किसी भी तरह के संबंध रखने पर आपत्ति जताता रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस तरह से चाइना ने एक एक बहुत बुरी तरीके से तिब्बत को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिलाया। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि चाइना का तिब्बत पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं रहा था, क्योंकि अब ऐसी अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में कई सारे ऐसे चरण आ जाते हैं। स्पेशली आज़ादी के पहले अगर हम बात करें, भारत की आज़ादी के पहले, तो ब्रिटेन की सरकार ने भी एक जो तिब्बत का जो एरिया है उस पर चीन की सरकार को मान्यता दी, यानी कि जो चीन की सरकार होगी उसका प्रभाव रहेगा, ऐसा स्वीकार कर लिया था। लेकिन हाँ, एक स्वायत्त शासी, एक ऑटोनोमस तिब्बत की बात की गई थी कि एक स्वतंत्र तिब्बत होगा। ठीक है, भले ही चीन का प्रभाव रहेगा लेकिन एक स्वतंत्र तिब्बत होगा जहाँ की संस्कृति पर, जहाँ के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक नेपाल ले लो ना, आज के नेपाल एक जैसे कि एक छोटा सा देश है ना, उसी तरह तिब्बत भी एक देश था। ऐसी बात नहीं कि तिब्बत कोई देश नहीं था एक देश था तिब्बत। तो आज अगर हम देखें तो तिब्बत को काफ़ी स्वतंत्रता मिली हुई होनी चाहिए थी। और अगर चाइना को मतलब तिब्बत पर कब्जा ही करना था या तिब्बत को अपने अंडर में लेना था, तो वो चीज़ें शांति प्रिय ढंग से होनी चाहिए थी। ये मेन कंसर्न रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि तिब्बत समस्या नहीं होती, तो जो इसका सॉल्यूशन था वो ये था कि तिब्बत को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, साथ में तिब्बत से अगर बातचीत, मतलब शांति का ही रास्ता अपनाया जाए, जो कि चाइना ने नहीं अपनाया। तो यहाँ पे इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई पूरे विश्व में, तिब्बत की समस्या जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब हम भारत और चाइना की बात करते हैं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी संस्कृति को ही नष्ट कर दिया गया। लोगों के जो विश्वास थे उनको नष्ट किया गया। अब चाइना और भारत के रिलेशन में तिब्बत की समस्या और ज़्यादा, मतलब बहुत दोनों ही देशों के रिलेशंस को ये ख़राब रखती है। इसका कारण ये भी है कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी अपने ही देश में,
तो तो चाइना का मानना है कि तिब्बत में जो भी आंतरिक जो हिंसा हो रही है वो भारत में बैठे दलाई लामा के प्रोत्साहन से किया जाता है, और दलाई लामा को चीन अलगाववादी कहता है। तो इस कारण से चीन भारत से भी एक तरह से भारत की आलोचना करता है कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी है। जबकि भारत ने 1950 के दशक में तिब्बती मुद्दे पर चीन को रणनीतिक रियायतें दी, दोनों के बीच संबंध अभी भी तिब्बती मुद्दे पर उलझे हुए हैं। तिब्बती विद्रोह ने अक्सर चीनी सत्ता को कमजोर किया है, जिसके कारण हिंसक विरोध और प्रदर्शन हुए हैं। चीन तिब्बती बौद्ध धर्म के साथ भारत के संबंधों के बारे में संदिग्ध बना हुआ है, जो अप्रैल 1959 में दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने के बाद और अधिक महत्वपूर्ण हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बात कर ली तिब्बती समस्या की। हमने यहाँ पे तिब्बत की समस्या को देख लिया कि किस तरह से भारत और चीन के संबंधों में एक बहुत बड़ी टेंशन, एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सिंपल सी बात है कि भारत को विश्वास नहीं हुआ कि अचानक से तिब्बत पर आक्रमण कर दिया गया चीन की सरकार के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा था भारत के लिए। एक्चुअल बात यही थी कि तिब्बत पर जो तिब्बत से जो समझौता था भारत का खुद का भी, तो भारत को भी कई सारे अधिकार प्राप्त थे तिब्बत पर। देखिए, जब नॉर्मली हम रणनीतिक की बात करते हैं, जब हम आज़ादी के से थोड़ा पहले जाते हैं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी, तो उस समय भी जो तिब्बत है उससे कई सारे समझौते हुए थे, जैसे कि व्यापार को लेकर, आने जाने से संबंधित, आवागमन से संबंधित भारत ने समझौते किए थे। चाइना को मतलब साथ में नहीं लिया, चाइना के बिना भी कई सारे समझौते तिब्बत से भारत ने किए थे, क्योंकि उस समय उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश ही नॉर्मली तिब्बत एक स्वतंत्र देश ही था। हालांकि आगे मान लिया गया तिब्बत को कि चाइना के ये प्रभाव में रहेगा, ऐसा तिब्बत को मान लिया गया था। लेकिन तिब्बत अपने आप, अगर हम बात करें, तो तिब्बत हमेशा से अपने आप को एक स्वतंत्र देश ही मानता था, और कई सारे समझौते और कई सारे अधिकार तिब्बत ने भारत को दिए थे, जैसे कि व्यापार से संबंधित अधिकार, आवागमन से संबंधित अधिकार। तो कई सारे अधिकार भारत को तिब्बत पर प्राप्त थे। लेकिन जब चाइना से भारत ने अपने रिलेशन को मजबूत करना शुरू किया, तो उस दौरान भारत की सरकार ने अपने जितने भी अधिकार थे तिब्बत के ऊपर, सब कुछ चाइना को सौंप दिया, और चाइना से रिक्वेस्ट की कि चाइना तिब्बत से शांति प्रिय ढंग से बातचीत करे। और चाइना ने भी ऐसा ही विश्वास दिलाया कि वो तिब्बत पर, मतलब तिब्बत की स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। तिब्बत पर अगर उसे अपने अंदर मिलाना भी है, चाइना के अंदर उसको, तो शांति प्रिय ढंग से बातचीत के जरिए सारी चीज़ें की जाएंगी, जो कि नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा धोखा था भारत के लिए, और ये एक बहुत बड़ा धोखा था, और इसी कारण से ये तिब्बत की समस्या भारत और चाइना के रिलेशन में एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने तिब्बत की समस्या को देख लिया, जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। हालांकि अभी इसे हमने थोड़ा सा ढक दिया है। अब हमें बात करनी है 1962 के सीमा युद्ध के। अब जो ये सीमा युद्ध हुआ था, मतलब बाउंड्री को लेकर, ज़मीन को लेकर ये जो युद्ध हुआ था, अब इसके बारे में हमें बात करनी है। इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, क्योंकि वह वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देख लेना। आपको, अगर आपने 2 लेक्चर्स अगर आप देख लेंगे इस चाइना और भारत के रिलेशंस के लिए, तो दोनों ही लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा ये जो यूनिट है, ये जो सिलेबस है, चाइना और भारत का रिलेशन का कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।